नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज 25 जून है। 25 जून वो तारीख है जिस दिन भारतीय तवारीख के कुछ पन्नों को काला कर दिया गया था। यह भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे हम आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। आज ही के दिन 1975 को इस देश की एकमात्र अब तक की तानाशाह महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। नागरिकों की सारी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े कवि उनकी विरुद्धावली गा रहे थे। अफसोस की बात यह है कि इस काले अध्याय के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ाया बताया नहीं जाता। भला हो नई तकनीक का और इस नई सरकार का कि कुछ पन्ने उसके पलटे जाने लगे हैं, नई पीढ़ी को बहुत सारा कुछ जानना बाकी है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर को, जिन्होंने आपातकाल पर बहुत गहन शोध किया है और पिछले साल इन्होंने उस पर 2 एपिसोड किए थे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर YouTube इजाजत देगा तो मैं वो दोनों एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज लाइव सुनते हैं धीरेन्द्र सर से आपातकाल के बारे में, तो अधिक वक्त न लेते हुए सीधे चलते हैं। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक बाबू, आपका और तमाम दर्शकों का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। आज आप चूंकि इसको 51 साल पूरे हो चुके, पिछली बार 50 साल पूरे हुए, तो बड़ी जोर शोर से इस देश में याद कराने की कोशिश की इस सरकार ने बहुत सारी चीजों को वापस लाने की कोशिश की, जिन्हें दफनाने की कोशिश नहीं, जिनको दफना दिया गया था 7 पर्दों के पीछे। हम लोग इतिहास को इतनी जल्दी भूलते हैं, इतना तो कोई आदमी पानी पी के उठ के जाता भी नहीं, इतनी तेजी से हम इतिहास भूल जाते हैं। और यही कारण है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोग नष्ट नहीं हुए क्योंकि हम भूलते जाते थे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम भूलते जाते थे और हम नष्ट नहीं हुए, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब आप भूलते जाते हो तो आप नष्ट होते हुए जाते हो। इमरजेंसी भी वही पन्ना है जो आपके भूल जाने से आपको ये भुला देता है कि जो आज झूठ की मंडी सजाए बैठे हैं, जो लोग एक फर्जी हाथ में संविधान का जो एक वो बनाया हुआ ग्लाफ सा लिए घूमते हैं, वो लोग वही हैं जिन्होंने इस देश में जीने के अधिकार को भी खत्म कर दिया। मतलब वो दुनिया के लोकतंत्र में सबसे काला धब्बा, दुनिया के कह रहा हूं, जहां भी डेमोक्रेसी अभी भी सरवाइव करती है, उन सब जगह की मैं बात कर रहा हूं, वहां ये सब। क्योंकि एडीएम जबलपुर वर्सेस जो एसडीएम जबलपुर का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, न्यायपालिका ने घुटनों के बल गिर के श्रीमती इंदिरा गांधी के पैरों को चूम लिया। इसी तरह लिखा जा सकता है उसको, इसके अलावा कोई और शब्द नहीं किया जा सकता उसमें। बाद में खन्ना साहब का उसमें सिर्फ एक डिसेंट नोट था और देश ने उसका एहसान भी चुकाया। भाई, उनको नहीं बनाया इंदिरा गांधी ने सीजेआई, तो हमने उनके भतीजे को बना दिया, तो हम लोग तो एहसान फरामोश नहीं निकले। खैर चलिए, इतिहास इसी तरह से याद आता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई, उसी दौरान बीबीसी का एक बहुत वायरल हो रहा है आज इंटरव्यू, उसको देखने की जरूरत। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। मैं उस इंटरव्यू की एक लाइन जब मैं सुन रहा था तो मैंने उस पर लिखा, अरे ये तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बता दिया, जो विपक्ष अब कह रहा है वो तो उस समय भी कह रहा था। और इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने रास्ता भी बताया कि भाई क्या करना चाहिए इस विपक्ष के साथ, क्योंकि जो उनका अब ये कहें उनके परिवार का चश्मो चराग है, उसने जो किया वो तो वो बता चुके कि इसका इलाज तो ये है। उन्होंने उस पत्रकार को इंटरव्यू में बताया, जब उसने कहा कि आपने तो गिरफ्तार कर लिया मोरारजी देसाई है उसको, तो उसने कहा कि विपक्ष को ये फील हो रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता, लिहाजा वो इस देश में अनार्की फैला रहा है, अराजकता फैला रहा है। क्या कि लोगों को कह रहा है सड़कों पे उतर आओ। इसका मतलब वो अपने
पोते के बारे में कतई नहीं जानती थी और उसके गैंग के बारे में भी नहीं जानती थी, जो यही कह रहा है सड़क पे उतर जाओ, सड़क पे उतर जाओ। अरे भाई, दादी जी ने मना किया, जो उतरे थे उनको अंदर बंद कर दिया, तुम अब ये कह रहे हो। तो खैर, इतिहास है, मतलब आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं बड़े उस पर। आप ये समझिए कि ये 12 जून की सुबह थी, इंदिरा गांधी को 2 झटके लगे। उस दिन डीपी धर साहब का निधन। डीपी धर पाकिस्तान मास्को में भारत के दूतावास में थे, राजदूत, और श्रीमती इंदिरा गांधी के एक जमाने में आंख नाक कान, जो कश्मीरी लॉबी जिसको कहा जाता था, कश्मीरी माफियाज ग्रुप, एक तरह से, मतलब आपस में अलग अलग जगह उसको लिखा गया, याद होगा आपको, फोतेदार और ये सब लाइन से थे। उसी समय उनका सुबह डेथ हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई, हालांकि 11 तारीख से ये सब था, तो उसको लिखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी किताब में लिखा कि वहां बैठे हुए तब तक आके वहां से वो आए। मैं कुछ उसमें कोट करूंगा कि पीएन धर दफ्तर अस्पताल तक पहुंचते इंदिरा गांधी वहां पहुंच गई और उनकी डीपी धर की अंत्येष्टि वगैरह के बारे में निर्देश दे रही थी। अस्पताल से निकलकर पीएन धर वहां आए, दफ्तर में आए। पीएमएस होता था उस समय, जो मैं आपको कह रहा था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट हुआ करता था, बाद में उसका नाम पीएमओ किया गया। तो इसी बीच इंदिरा गांधी के प्रेस सलाहकार एच.वाई. शारदा भागते हुए आए लगभग, और पीएन धर के कमरे में घुस गए और तेजी स्वर में उन्होंने कहा, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आ गया, इंदिरा प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया। इस फैसले को लेके कई दिन से गहमा गहमी हो रही थी। पीएमएस में इसका इंतजार किया था, और पीएमएस में बीएन टंडन जैसे ही दफ्तर में पहुंचे, एक और जॉइंट सेक्रेटरी थे वी.आर. यानी वी रामचंद्रन भी दाखिल हो गए। सुबह के 10 नहीं बजे थे, थोड़ी देर बाद वी.आर. अपने कमरे में चले गए। प्रधानमंत्री दफ्तर नहीं आई थी और उस कार्यालय में बेचैनी साफ दिख रही थी। वीएन टंडन ने अपनी डायरी में इसको दर्ज किया कि हम उम्मीद कर रहे थे 10-15 तक का फैसला आ जाएगा, और उन्होंने 10 बजे से थोड़ा देर पहले वीआर मेरे कमरे से चले गए। उन्होंने 10:30 बजे फोन किया कि कोर्ट ने पीएम के खिलाफ फैसला दिया है, लेकिन हम खबरों की पुष्टि कर रहे हैं। मैं तुरंत पीटीआई यूएनआई की तरफ भागा, और जो मेरे और उसके बीच में थे, तो मैंने पढ़ा, जगमोहन सिन्हा ने पीएम के निर्वाचन को निरस्त कर दिया, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही माना, और उन्होंने पीएम पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम खंड 123(7) के हिसाब से उसको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन इसमें एक पेच था, इसमें 20 दिन की छूट दी गई थी पीएम को कि वो हाई कोर्ट्स में अप्लाई करे और वो सब करे। तो अब ये जो खेल शुरू हुआ, ये होता है, लोग अक्सर इस बात पर आश्चर्य करते हैं, हुआ कैसे। वो इस्तीफा देना चाहती, सरदार स्वर्ण सिंह, जगमोहन नहीं, आपके जगजीवन लाल, आपके बड़े जो बहुत बड़े उस समय रक्षा मंत्री और सब चीजें उनके, जगजीवन राम, हाँ जगजीवन, हाँ, तो मीरा कुमार के पिताजी। तो अब ये हुआ कि भाई कौन बनेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कौन संभालेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलग अलग करके 3 लोगों से पूछा, और तीनों ने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि मालूम था दूसरा बन जाएगा, और सब ये चाह रहे थे कि ये अंदर जेल में जाए, और ताकि फिर बाद में बगावत की जाए। इस पर संजय गांधी ने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। सिद्धार्थ शंकर रे, संजय गांधी और कुछ लोग कमलनाथ, कुछ लोग देवीलाल का नाम, बंसी लाल का नाम लेते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वैसे सिद्धार्थ शंकर रे का ज्यादा बड़ा योगदान आता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा नहीं दें। हालांकि कोर्ट भी स्टे दे चुका था, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा, रात में साइन हुए, मतलब उनको उठाया गया राष्ट्रपति को उसके बाद। और उसके बाद ये पहला, इस तरह जो लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं उनको शायद ये कैसे पचेगी ये बात मालूम नहीं, कि रात को बाद में जब ये हो गया, उस पर कैबिनेट, उस पर साइन कराए गए कैबिनेट मंत्रियों से, उनको बताया गया कि इमरजेंसी लागू हो गई। कैबिनेट मीटिंग जिसको दिखाया गया कि कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके मेंबरों को ही नहीं पता था कि कैसे मीटिंग हो गई है, जिसमें उनसे क्या क्या साइन कराया गया।
और इस तरह से इस देश ने लोकतंत्र के अंदर गला घोट दिया। दुनिया की प्रेस बड़ी खुश हुई, वेस्ट मीडिया बहुत खुशी के मारे नाचा, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था थर्ड वर्ल्ड का कंट्री इस तरह का एक जो आइडिया है उसको कैसे सरवाइव कर सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ आजाद हुए लगभग 65 देशों में से 46 देशों में वापस जा चुकी थी, डेमोक्रेसी पलटी जा चुकी थी। या तो वहां किसी तानाशाह ने कब्जे कर लिए थे, वही उसी का परिवार राज कर रहा था, या फिर वहां सैनिक तानाशाही लागू हो चुकी थी, या फिर वो सेक्टेरियन क्लास में लड़ रहे थे। ये अकेला था जहां कंटिन्यू लोग चुनाव जरूर कर रहे थे, उनको कुछ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मजा जरूर आता था कि वो वोट देने जाते थे उस समय तक। और चूंकि इंडियन डेमोक्रेसी का चमत्कार भी हो सकता था ये, लेकिन खैर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलग अलग नेताओं को गिरफ्तार किया। लगभग पूरे देश में 1 लाख गिरफ्तारियां हुई। मीशा जो कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें बहुत सारे लोग अंदर पकड़े गए, किसी के नाखून, बहुत सारा उस समय का लिटरेचर मौजूद है। उनके लोगों की मौत हो गई, उनको कोई गिनने वाला नहीं था। उसी दौर में याद होगा इमरजेंसी में ही नसबंदी का काला दौर शुरू हुआ था सबके साथ, हालांकि अलग अलग है, उसने वृक्ष लगाओ और ये सब चीजें, लेकिन रुखसाना सुल्तान या कुछ इस तरह हुआ करती थी अलग अलग। संजय गांधी का जो एक वो हुआ करता था संजय गांधी बड़े युवा आदमी थे साहब, मारुति उद्योग लगाया था, मारुति कार फैक्ट्री लगाई थी, वहां से वो आ रहे थे जब उनको ये पता चला। तो ये सारी चीजें कहते हैं कि इसके बाद सब लोगों की वाणी मुंह सब पर रोक लगा दी गई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यही कहा कि भाई साहब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत खतरा है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज, तमाम नेता जेलों में डाले गए, 21 महीने तक ये इमरजेंसी का काला दौर चला। कितने लोग मारे गए, कितने लोग गायब हुए, कितने लोग बाद में, उनमें से कुछ लोगों को तो आपको मालूम है कि इमरजेंसी में ये सारे लोग जेल गए थे, मुलायम, जेपी, लालू, बल्कि ये तो सब बने ही इमरजेंसी के सितारे। इसी का ब्याज इन्होंने बहुत अरसे तक खाया, चक्रवर्ती ब्याज खाया इन्होंने इस देश के ऊपर से। और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, इनके साथ साथ जो जनसंघ के लोग नेता गए, बाहर निकलते ही इन्होंने सबसे पहला ऐलान किया कि खतरा तो जनसंघ से। मतलब ये सोचिए कि जेल में अंदर गए और फिर याद है 2.5 साल में वो पार्टी टूट गई, इसीलिए क्योंकि दोहरी नागरिकता का सवाल हो गया। जी आपका कोई सवाल था शायद आप। मैं उसमें वही, आप जो जिधर जा रहे थे, लालू प्रसाद ने बेटी का नाम मीसा रख दिया। आज वही डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ के टॉपर हैं, अभी मुद्दा है। फिर अब उसके लिए अलग वीडियो करना पड़ेगा कि डॉक्टर मीसा भारती हैं, और वो पीएमसीएच वगैरह, उसके बाद डॉक्टरी नहीं की, ये अच्छी बात है। हाँ कभी नहीं थी, ये सब अच्छी बात है। बिहारियों की जांच भी, और वही कम्युनिस्ट जो आज हा हुसैन कर रहे हैं, आज देखिए मुहर्रम का दिन भी है, ये सब लोग जो बाद में हम विस्तार हुए और लगातार एक पूरी धारा चलती आई। और आज के दौर में जिस उन्होंने फासिस्ट का, उस समय भी आप बता ही रहे हैं, मैं वही चाह रहा था कि इसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं और कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी आपके उसी तरफ से। जी सर, बस एक पॉइंट। देखिए लोग इस पे बहुत बार बात हुई, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, मैं आपको बताऊं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम और सीपीआई का जो है अलग अलग रुख रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये दोनों जो है अलग अलग बटी, सीपीआई भी और सीपीआईएम भी। सीपीआई ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने इंदिरा गांधी का समर्थन किया, आपातकाल को खुल के कहा। इतना तो वो नहीं कह पाया बरुआ, देवकांत बरुआ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो नहीं कह पाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल जरूरी है, कम्युनिस्ट हमेशा से इस देश के खिलाफ खड़े रहे, वो अलग है। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन को, उन्होंने ये कहा, सीपीआई ने कहा जेपीआई आंदोलन, जेपी का आंदोलन, जनसंघ और आरएसएस, ये सब फासिस्ट है, रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, इन सब के खिलाफ जरूरी है। और 20 पॉइंट का एजेंडा, जो याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम, वो उनका उन्होंने गिरफ्तार वो किया, प्रगतिशील सुधार बनाया। और अकेली पार्टी थी जिसके नेता गिरफ्तार नहीं,
कुल मिला के इन्होंने इंदिरा गांधी को पूरा समर्थन दिया। बाद में गुरदास दासगुप्ता, सुधाकर रेड्डी, वो 20 साल बाद 2015 में उन्होंने कहा साहब ये तो राजनीतिक गलती थी। आपको पता है कम्युनिस्ट कत्लो आम करने के बाद जब उसका वंश नष्ट हो जाता है, जिसको वो खत्म करते हैं, राष्ट्र खत्म हो जाता है, तब वो उसके बाद शोक व्यक्त करते हैं एक सभा में। एक वो आता है, जैसे आपको मालूम होगा कि 2021 में पहली बार उनके दफ्तरों पे तिरंगे फहराए गए, गंगा सलीम ने कहा, लेकिन उन्होंने किसकी गर्दन पकड़ी हुई आज तक साहब? ये जो है संघ ने नहीं झंडा, याद है ना, उन्होंने कहा संघ ने नहीं, क्योंकि उनका कब्जा है, सब इकोसिस्टम उनका था। सीपीआई ने जरूर विरोध किया था, करात, सीताराम येचुरी, विजयन, ये सब लोग जेल गए थे, ये लोग गिरफ्तार हुए थे, वीएस अच्युतानंद वंदन वैसे गए थे, लेकिन बहुत सारे गायब हो गए थे। तो ये जो उनका डिवीजन था, उसी तरह से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जरूरी बात यह है जो मुझे लगती है व्यालो, कि उस समय याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो एक बड़ा नाटक हुआ इस देश में। 2015-16 में अखलाक जो गाय खिला रहा था, जो वहां राजपूतों के गांव में गाय काट के खिला रहा है वो, और उसके बाद भी उसको जो है अगर कुछ मारा पीटी हुई है तो उसके बाद उसको वो कहा गया आज उसका बेटे सबको बाहर घर मिले हुए हैं, सब आराम से, कोई गाँव नहीं जाता। तो वो जो है उसके समय आपने देखा होगा जो एक बुद्धिजीवी, वीसी, तमाम ऐसे जो रिटायर्ड और जो प्रोफेसर और वो सब जो लेखक, उन सब ने अवार्ड वापिस से कर दिए, याद है आप, है ना? मैंने तीन शब्द बड़े पॉपुलर हुए थे सर, असहिष्णुता, लिंचिंग और अवार्ड वापसी। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जाओगे, मतलब मैं उस वीडियो को अब चूंकि एकदम सारा उसके लिए मैंने बड़ा तैयारी की थी, बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी कि आखिर उस वक्त ज्ञानपीठ और ये जितने फलापीठ जो भी है सब, ये सब ने क्या किया। भाई कम्युनिस्टों ने तो इसको अपना रोमानिज्म लिखा, जैसे वो कवि है उनके, वो सब उनके लिए तो सब एक जैसे थे शुरू में। भाई वो तो कांग्रेस को भी इसी तरह नाप रहे थे, क्योंकि कांग्रेस उनको शुरू में दुश्मन लगी जो आजादी की लड़ाई में, क्योंकि गंगाधर प्लान था ही अधिकारी इसको 18 हिस्सों में बांटना था इस देश को। उसके बाद वो तमाम लोग मानते रहे कि हम इसको बांटेंगे, वो आज तक बांटने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि तमाम जो जिस लिटरेचर और जिस अवार्ड वापसी गैंग है, उसमें से कितनों ने वापस किए थे अवार्ड, कितनों ने वापस किए, ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पंकज, वो मतलब यह लोग कोई रिकॉर्ड नहीं। ज्ञानपीठ ने कितने 2 साल तक, जी क्या कह रहे? मैं कह रहा हूं पूरा साफ है, रिकॉर्ड है ही नहीं जी। हाँ, पूरा रिकॉर्ड साफ नहीं है। तो इसीलिए अगर हम उसका जिंदगी में देखें, लाखों लोग गिरफ्तार हुए, और ये जो इमरजेंसी जो नसबंदी का था उसमें याद था वो हो गया कि एक बड़ा नारा चलता था, मुझे याद है अभी तक, मर्द गया नसबंदी में, वोट जमीन गई हदबंदी में, वो चकबंदी में, कुछ इस तरह वो लगा है ना, मर्द गया नसबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए मर्द गया नसबंदी में, ऐसे करके एक नारा उस समय पूरे इलाकों में गूंजता था बहुत जबरदस्त तरीके से। और लोगों ने कितनी ज्यादा, बल्कि 13-13, 14-14 साल के बच्चों को पकड़ के ले जाके उनको नसबंदी करा दी थी। हजारों ऐसे लोगों की कहानियां पिछली बार भी आई थी, अलग अलग कहानियां। तो वो इतिहास में, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा काम था, मुझे लगता है कि जो जीवन का अधिकार है, जो जीवन के अधिकार को भी निलंबित किया था, ये आज तक नहीं हुआ। ये जो मुझे याद है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का वो था, बाद में बहुत दिनों बाद तक शिवकांत शुक्ला को हम लोगों ने, मतलब बाद में उसको पढ़ने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उसका नहीं मिला, 80 का एक इंटरव्यू मुझे मिला था कहीं। एडीएम जबलपुर का इस केस को हैबियस कॉर्पस कहा जाता है 1975-77 में। इसको सबसे, यही एक उस इमरजेंसी का केस था
इसमें जो सबसे बड़ी थी कि पुलिस आपको बिना किसी मुकदमे के चलाए अपने शक के आधार पर आपको उठाया जा सकता था। सरकार इस पूरे मसले को जो हैबियस कॉर्पस रिट है, जो आर्टिकल 226 है, उसके हिसाब से आप ब्रिंग द बॉडी जो कहा जाता है कि आप लेके आइए, और आप ये इसको लेकर सवाल हुआ और ये हुआ कि क्या आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है वो भी निलंबित हो सकता है क्या? जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दिया। 28 अप्रैल 1976 का ये फैसला था, और जो जज थे 4-1 से, आपको मैं जज बताऊं, A.N. राय चीफ जस्टिस बने, M.H. बेग चीफ जस्टिस बने, Y.V. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने, P.N. भगवती वो बने चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट के आदेश से आर्टिकल 21 सहित कई मौलिक अधिकारों को इन्फोर्समेंट करने की याचिका भी दायर नहीं कर सकते आप। मतलब अगर आपको पुलिस ने, ये उदाहरण दिया गया था भाई कि अगर आपको पुलिस ने गोली मार दी तो क्या कर सकता, उसने गलत उठा के मुझे गोली मार दी, तो कोर्ट ने कहा था कि वो मार दी, उसको केस ही नहीं चले। ये प्रभावी रूप से निलंबित माना गया था। सिर्फ जस्टिस HR खन्ना थे जो डिसेंटिंग जज थे, उन्होंने ही कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता जो है नेचुरल राइट है, ये संविधान से नहीं मिला तुमको, ये नेचर से मिला, इसको पूरी तरह आपातकाल में भी नहीं कहा जा सकता। और यही डिसेंट नोट आज तक जो वो माना जाता है, मतलब जो रीड की बात की जाती है, वैसे तो मैं इसको भी यही मानता हूं कि भाई ठीक है, उन्होंने एक ने बोला ये कुछ भी कर लें, इससे ज्यादा काले अध्याय तो एक के बाद एक इतने हैं, बहुत हैं, एक आध थोड़ी है, लेकिन इसको फिर भी कहा जाता है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसको CJI नहीं। तो इमरजेंसी ने इस देश के दिमाग पर एक स्कार छोड़ा। अब मैं आपको आज भी बताऊं, आप ये सोचो कि आज भी क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने शायद कहा था कि हर एक को पढ़ना चाहिए हिंदुस्तान में, इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैंने बहुत इस दौरान लोगों से बात की। लोग कहते हैं, पता उस दौरान के लोगों से अगर आप बात करोगे, कहने लगे साहब उस समय जो है ट्रेनें बड़े टाइम पे चलने लगी थी, दफ्तर आने लगे थे, याद होगा है ना, याद है ना आपको, ये बहुत बोलते हैं। जैसे ऐसे ही उन पुराने मूर्खों से ये बात करोगे, माफ करना उनमें बुजुर्ग बहुत होते हैं हम लोगों को, उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे भाई साहब अंग्रेजों का राज इससे बहुत बढ़िया था जी। याद है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब इतना तो अंग्रेजों का राज भी नहीं। उनको माल रोड पे नंगे होके नीचे लेट के घुटनों के बल जाना पसंद था, लेकिन उनका कहना साहब वो राज बहुत बढ़िया था। तो उसी तरह से इस इमरजेंसी की कहानियां है, लेकिन असली कहानियां ये नहीं है। उसके बाद मैंने जब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए एक बार, तो जानते हैं व्यालो के किसकार जो बताया जाता है वो ये है कि उसके बाद इंडियन जो कम्युनिटी है, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ऐसा कुछ आ गया, उसके बाद कानून की इज्जत खत्म, लोगों ने करप्शन और उसको अपना राइट माना, लोगों का सरकारों पे से यकीन खत्म। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप 1975 से पहले और 1975 के बाद का एक स्ट्रक्चर, जरूर ये अलग बात है भाई, हमारे यहाँ तो पढ़ाई अभी भी यही होती है, तुलसी के काउए में योग की अनुभूति कैसे होगी, है ना, वरना तो PhD तो ये होनी चाहिए थी कि क्या हुआ था। आज तक वो लोग, बहुत सारे लोग तो नहीं आए, फिर वो परिवार ही खत्म हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। टोपी शुक्ला लिखा, बहुत सारा उस समय का लिटरेचर मौजूद है। साइकिल जो कहानी है उसकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जिस पर रोक लगाई गई थी, बहुत सारी कविताएं ऐसी थी जिनको उस समय पढ़ा गया। लेकिन अगर आप तमाम लोगों को, मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप AI से पढ़ने गए इसको, तो आप समझ लेना कि आप जो है बिल्कुल वही करोगे कि ताकत का वो करो। उसमें सफदर आसमी की कविता को कह दिया कि सफदर आसमी ने इसके विरोध में कविताएं। अबे सफदर आसमी ने लिखना शुरू नहीं किया, काम शुरू नहीं किया 78 से पहले, उसने इस्लामिक में ढूंढ रहा था सारी चीजें, तो बहुत सारा खेल आया। जो फर्जी लोग थे उसने लिख दिया कि वो राग दरबारी उस दौरान लिखा गया,
एआई को भी समझना, मतलब मैं उस दिन बहुत हैरान हुआ, मैंने बहुत किताबें सर्च की, हमने कहा यार वो तो 67 में लिखा गया था, तो इसी वजह से पकड़ में आया, वरना एआई कैसे इस देश को पूरा काले पीले को नीला बता रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहा। एआई में तो आप जो ठूसेंगे वो उगल देगा, और ठूसने वाले ज्यादातर उस खेमे के हैं, और ज्यादातर उस खेमे के हैं, तो उन्होंने ठूस दिया। हमारा दक्षिणी टोला तो अभी भी पता नहीं किस गुहा अंधकार में लेटा हुआ है। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, ये एक बहस में, एक चर्चा में, और एक बार पुंडीर सर हमें बता दें, ये बात खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए चाहे कल बरसी हो या ना हो, लेकिन पुंडीर सर से मेरा आग्रह रहेगा कि एक और कम से कम इस पर एपिसोड करें और हमें बताएं कि उस दौर के क्या क्या परिणाम थे। कहानियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, इतने की नसबंदी हो गई फलाने की, लेकिन उसका विवेचन कैसे करें, एआई से किस तरह बचें और उसकी असली बात कैसे समझें। जैसे सबसे बड़ा जो मसला उठाया सर ने वो ये कि हमारी सामूहिक स्मृतियों को घाव दे गया आपातकाल, कि हमने एक नागरिक के तौर पर अपनी नागरिकता का बड़ा हिस्सा खो दिया। अगर हम कानून पर से भरोसा उठा लें, अगर हम भ्रष्टाचार को अपना बर्थ राइट मान लें, जन्मसिद्ध अधिकार जैसे आजादी है, तो फिर बचा क्या? तो फिर शायद कुछ नहीं बचा। और यही वजह है कि यह देश एक विशाल चंडू खाने में बदल गया है। अगर पुंडीर सर को समय मिला तो कल हम इसके दूसरा और फाइनल कड़ी प्रसारित करेंगे। अभी आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर तारीख भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे बढ़ाइएगा। पुंडीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे दर्शकों श्रोताओं, तब तक के लिए जय जय सिया राम।